विजय माल्या, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है भगौड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस विजय माल्या पर आज 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है, वो इस टाइम दुनिया की सबसे पावरफुल बिजनेसमैन के लिस्ट में शामिल होता। यहाँ तक कि यूनाइटेड ब्रूरीज और किंगफिशर जैसे बड़े ब्रांड को चलाने वाला विजय माल्या उस टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2016 में विजय माल्या को देश छोड़कर लंदन भागने पर मजबूर होना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विजय माल्या के इस राइज एंड फॉल की स्टोरी। विजय माल्या को उनका ये बिजनेस विरासत में मिला था और उसके फादर वित्तल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने ईयर 1946 के दौरान यूनाइटेड ब्रूरीज के नाम की एक कंपनी में कुछ शेयर खरीदे। इसके बाद वो धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर को लगातार खरीदते गए और कुछ ही सालों में वो इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। उसके बाद वित्तल माल्या ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बहुत ही तेजी के साथ ईयर बाय ईयर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे। 1977 आते आते उन्हें डिस्टिलेशन पॉलीमर बैटरी और भी कई बड़ी इंडस्ट्री को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया, जिस वजह से उनकी कंपनी की नेटवर्थ 300 करोड़ के पास पहुंच गई। लेकिन फिर 1983 में वित्तल माल्या का निधन हो गया और उनके जाने के बाद इस बिजनेस का पूरा भार उनके 28 साल के बेटे विजय माल्या के कंधों पर आ गया। जिस टाइम विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूरीज को संभाला, उस टाइम कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए के करीब था और अब यंग विजय माल्या अब इस टर्नओवर को डबल करना चाहते थे। असल में वो भी अपने फादर की तरह ही शुरुआत से ही एक बिजनेस माइंडसेट पर्सन था, इसलिए उसने भी तुरंत ही अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा और इसके लिए उसने बहुत ही बड़ी बड़ी केमिकल इंजीनियरिंग न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। लेकिन इन बिजनेस में विजय माल्या को इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी कि उसे अपनी शराब की बिजनेस में मिली थी। यूनाइटेड ब्रूरीज के मेंबर्स खुद कहते हैं कि जब विजय माल्या इस कंपनी का चेयरमैन बना, तब उसके टेन्योर के टाइम में कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। यहाँ तक कि ये कंपनी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट लीकर प्रोड्यूसर बन गई थी। अब विजय माल्या को यह समझ आ गया था कि उसे अगर किसी बिजनेस में सक्सेस मिलेगी तो वो है शराब का बिजनेस, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत से अपने बियर ब्रांड किंगफिशर को पूरे इंडिया में ही पॉपुलर बना दिया था। यहाँ तक कि वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उसने आईपीएल में अपनी खुद की एक टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को भी खरीदा। साथ ही पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए किंगफिशर का कैलेंडर भी निकाला, जिसके चलते इसके बियर ब्रांड को इंडिया में काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। विजय माल्या की इसी सक्सेस को देखते हुए साउदर्न कैलिफोर्निया सिटी ने ऑन द डायरेक्टर ऑफ लॉ स्पिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड दिया। अभी तो विजय माल्या का बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन फिर ईयर 2005 में विजय माल्या ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने बेटे के बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत कर दी और बस यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। दरअसल एयरलाइन बिजनेस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहां पैसों को पानी की तरह बहाना पड़ता है, और विजय माल्या तो अपने कस्टमर को हवा में ही 5 स्टार होटल वाला लग्जरी एक्सपीरियंस देना चाहता था, जिसकी वजह से उसे बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन लेने पड़े। विजय माल्या अपनी एयरलाइन के पैसेंजर्स को बेस्ट क्वालिटी का खाना, लाइव एंटरटेनमेंट और महंगी शराब जैसी कई लग्जरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई, और लोगों को उसकी ये लग्जरी सर्विस भी पसंद आने लगी, जिसके चलते इंडिया के 20% से भी ज्यादा लोग डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए किंगफिशर एयरलाइन से ही ट्रेवल करने लगे। और उस टाइम किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई। और ये वही टाइम था जब विजय माल्या आपको रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में 40 नंबर पर पहुंच चुका था, जबकि किंगफिशर एयरलाइन अभी भी प्रॉफिट में नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी विजय माल्या अपने इस बिजनेस को विदेशों में भी फैलाना चाहता था। रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, लेकिन अभी सिर्फ किंगफिशर को शुरू हुए 2 ही साल हुए थे। ऐसे में विजय माल्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए 2007 में 4 साल पुरानी डेक्कन एयरलाइन को खरीद लिया, जो कि ऑलमोस्ट शटडाउन होने वाली थी।
विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर इंफ्रारेड कर दिया। हालांकि शुरुआत में इसका टिकट प्राइस काफी कम रखा गया, लेकिन इस फ्लाइट में भी विजय माल्या ने पैसेंजर्स को किंगफिशर जैसी लग्जरी सर्विस प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से अब लोग किंगफिशर के बजाय एयर डेक्कन यानी कि इंफ्रारेड से ट्रैवल करना शुरू कर दिया। लोगों को कम पैसों में ऐसी लग्जरी फैसिलिटी लेने की आदत हो गई। अब जब इंफ्रारेड का टिकट प्राइस बढ़ाया गया तो फिर अचानक से इसके कस्टमर्स कम होने शुरू हो गए और फिर कुछ सालों में किंगफिशर और किंगफिशर रेड इंडिया के अंदर पूरी तरह से फेल हो गई। अब किंगफिशर इंडिया में ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन विजय माल्या को अभी भी उम्मीद थी कि उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। दरअसल जिस टाइम विजय माल्या ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया, दुर्भाग्य से कहे तो उसी टाइम पर डिप्रेशन आ गया और पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और अब रिसेशन की वजह से उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। अब विजय माल्या ने अपनी एयरलाइंस में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए कंपनी को लगातार बैंकों से लोन लेने पड़ रहे थे और इसी के चलते सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर किंगफिशर कंपनी अच्छी तरीके से कर्ज के अंदर डूब गई। विजय माल्या ने अपनी इस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए काफी कोशिश की, यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसे एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी मिल गया था, लेकिन उस टाइम पर इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इलीगल थी। विजय माल्या ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की कि FDI को लीगल कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी एक भी ना सुनी। और वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइन के एम्प्लॉइज को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो लोग हड़ताल पर बैठ गए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइन कम्प्लीटली शट डाउन हो गई और अब तक विजय माल्या के ऊपर काफी सारा कर्जा हो चुका था और बैंकों को ये भी लगने लगा था कि उनके ये लोन के पैसे वापस नहीं मिल पाएंगे और इसके लिए बैंकों ने विजय माल्या के साथ कई सारे मीटिंग्स भी फिक्स किए, लेकिन इन मीटिंग्स में कुछ खास बात नहीं बन पाई और फिर आखिर में विजय माल्या 2016 में कई सारे बैंकों को चूना लगाकर और बैंकों को दिवालिया बनाकर खुद लंदन भाग जाता है। उस टाइम बैंक सुप्रीम कोर्ट तक गए और कहा कि विजय माल्या को बाहर जाने से रोका जाए, लेकिन तब तक विजय माल्या एक मीटिंग का बहाना बनाकर 55 सूटकेस के साथ देश छोड़कर निकल चुका था। अब उसके जाने के बाद से इंडिया में उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड जैसे कई सारे चार्जेस लगाए गए और साथ ही काफी सारे बैंक और उनके मैनेजर्स भी इस स्कैम में इन्वॉल्व पाए गए, क्योंकि किंगफिशर कंपनी जब पूरी तरीके से डूब रही थी तब भी उन बैंकों ने बिना कुछ देखे विजय माल्या को करोड़ों रुपए ऐसे ही लोन के रूप में दे दिया। और यहीं जब बात आती है एक गरीब आदमी के लोन लेने की, तब बैंक उससे 1000 तरीके की डॉक्यूमेंट्स को मांग लेता है और काफी सारे वेरिफिकेशन करने के बाद भी उस गरीब को 1 लाख रुपए तक का भी लोन नहीं मिल पाता। और वहीं पर कुछ अमीर लोग सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाते हुए बैंकों को चूना लगा देते हैं और जिसकी वजह से बैंक भी कंगाल हो जाता है। IDBI बैंक के मैनेजर को इसके लिए जेल भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन को उस समय 9 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जब कंपनी पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर थी। आज 6 साल बाद भी देश की अलग अलग एजेंसीज ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से विजय माल्या को इंडिया वापस लाया जाए, ताकि बैंकों के लोन की रिकवरी की जा सके। वैसे बैंकों ने अपने लोन की रिकवरी के लिए विजय माल्या के सारे इंडिया के एसेट्स और प्रॉपर्टीज को जो भी इंडिया में अवेलेबल थे वो सब कुछ बेच दिया है और ऐसा कहा जाता है कि उसे बेचकर बैंकों ने अपना 80% अमाउंट रिकवर भी कर लिया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी विजय माल्या की राइज एंड फॉल की कहानी। विजय माल्या एक काफी अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी कुछ गलती और गलत डिसीजन और लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। अब फ्यूचर में विजय माल्या के साथ क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन विजय माल्या की ये स्टोरी हम सभी लोग और खास तौर से बैंक के लिए एक काफी बड़ी सबक है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।